लास्ट एपिसोड चलिए जी गाइस, इस एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। नावल की लास्ट एपिसोड है कुछ सालों बाद। ओए सुन शैतान की औलाद, मोबाइल दो मेरा इधर फटाफट से, वरना मैं बता रही हूँ मैं जान से मार दूंगी। दो इधर। वो भागती हुई सीढ़ियाँ अबोर्ड करते हुए धारी तक आ पहुंची। अब इसका सांस से ही वाला भूल गया था, मगर वो शरारती बच्चा अपनी शरारतों को बरकरार रखते हुए आइज़ल को मुँह चुराने लगा है। मुझे मुँह चुरा रहे हो तुम? हाँ रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, बदतमीज़ इंसान। आइज़ल जैसे ही फिर से इसके पीछे भागने लगी। वो हड़बड़ाता तबड़ा में उल्टे पाँव भागता हुआ दुरेश की स्टडी रूम में जा पहुंचा। दुरेश जो इस वक्त एक इम्पोर्टेंट काम में मसरूफ था, इसे शरारती लाडले फरजंद को अपनी गोद में किसी पनाहगारों की तरह पनाह देता देखकर बुरी तरह इसकी जानिब मतवज्जो हुआ। अरे इस क्या हुआ बेटा? तो रेस ने इसे यूं खुद से चिपकता देखकर सवाल किया, जिस पर वो इसे बामुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए चुप रहने का इशारा कर रहा था। फिर से कोई शरारत की है? मोम क्यों गुस्से में है? बाहर से आइज़ल की चीख सुनकर दुरेश ने आरिस से पूछा, फिर से कोई शरारत की है? मोम क्यों गुस्से में है? आइज़ल से बाहर से आइज़ल की चीख सुनकर दुरेश ने आरिस के कान में सरगोशी की, जिस पर वह इस बात में सर हिलाने लगा। ओफ लड़के, तुम भी ना। अब देखो वो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे इस बेचारे बाप को देगी, देख लेना। दुरेश इसके गाल खींचता हुआ आहिस्ते से कहने लगा, जिस पर वो आरिस मुँह पर हाथ रखकर हंसने लगा। ओह, तो यहाँ बैठकर बाप बेटे प्लान कर रहे हैं और चढ़ाओ सर। देखना एक दिन तुम्हें भी ऐसा मज़ा सिखाएगा ये कि देखते रह जाओगे तुम। मिस्टर दुरेश दुरानी। आइज़ल सोफे के पास आ खड़ी हुई और अच्छा हंसा गुस्सा होने लगी, जिस पर दुरेश ने आरिस को अपनी एक टांग पर किया और आइज़ल का हाथ खींचकर इसे दूसरी टांग पर गिराया, जिस पर वो होंक बनी। दुरेश की छिछोरी हरकत देख रही थी। तुम कभी ना सुधरना छिछोरे इंसान, ये सब तुम्हारी ही डील का नतीजा है जो ये इतना शरारती होता जा रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। और ये तुम? आइज़ल अपनी ही धुन में बड़बड़ा रही थी जब दुरेश ने अचानक से आइज़ल के गाल पर लब रखे और उछलकर दूर होने लगी। मगर दुरेश ने ये भी ना होने दिया, जबकि इसकी इस हरकत पर जहाँ आइज़ल के गाल गुस्से से लाल हो चुके थे, वहीं अरेज मुँह पर हाथ रखे हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। यूँ बूढ़े हो गए लेकिन ठरकपन कम न हुआ तुम्हारा। छोड़ो मुझे। हाथ रखी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। यूँ बूढ़े हो गए लेकिन ठरकपन कम न हुआ तुम्हारा। छोड़ो मुझे। आइज़ल ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा। अरे बूढ़ा कब हुआ हूँ मैं? सिर्फ 2 बच्चों में बूढ़ा कौन होता है भला? अभी तो 4-5 और आएंगे इस दुनिया में, तब मानूंगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी उम्र ही क्या है मेरी, सिर्फ 23 साल। क्यों दुरेश की वह अफशा सुनकर आइज़ल का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि आखिरी वाले अल्फाज पर दुरेश ने आरिस की हथेली पर हाथ मारा, जिस पर आइज़ल मजीद इन दोनों को घूरने लगी। चुप करो तुम। और तुम क्या दांत निकाल रहे हो? जाके होमवर्क करो अपना। आइज़ल की आंख दिखाने पर आरिस मासूम सी शक्ल लेकर दुरेश की गोद से उतरकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। इसके जाते ही दुरेश ने आइज़ल को अपनी गोद में बड़े आराम से बैठाकर गिर्द बाहें फैलाई। अपनी गोद में बड़े आराम से बैठाकर गिर्द बाहें फैलाई। क्यों इतना गुस्सा करती हो माय डार्लिंग? तुम्हें पता है ना, गुस्सा करने से तुम्हारी ये छोटी सी नाक कितनी रेड हो जाती है और फिर बिल्कुल बंदरिया जैसी लगती हो तुम। दुरेश ने इसका रुख अपनी जानिब करके इसके नाक दबाई, जिस पर आइज़ल दांत पीचते हुए रुख मोड़ गई। है ये मेरा बड़ा वाला
डॉन कहाँ है? दुरेज ने इसका रुख अपनी जानिब करके इसकी नाक दबाई, जिस पर आइजल दान बेचते हुए रुख मोड़ गई थी। खैर ये बताओ, मेरा बड़े वाला डॉन कहाँ है? कुछ याद आने पर दुरेज ने बड़ी संजीदगी से आइजल से पूछा, जिस पर वो मुंह बनाते हुए इसे घूरने लगी। होगा यहीं कहीं, फिर कोई ना कोई नया कारनामा सर अंजाम दे रहा होगा। औलाद जो तुम्हारी है। ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। आइजल की बात पर दुरेज ने एक अंदाज से अपने बढ़ते हुए बंद बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए बड़े फख्र से देखा, जिस पर आइजल के बंधे हुए बालों को बिखरा कर बाहर की जानिब दौड़ लगाना चाहिए, मगर दुरेज ने इसे खींच कर दोबारा खुद पर गिरा लिया और अब वो फिर से इसके अनाबी होंठों पर गुस्ताखियाँ कर रहा था। उठाओ अपने ये थर्ड क्लास डब्बे और चलती बनो। नेक्स्ट यहाँ कहीं भी नजर ना आना, समझे? वरना तुम्हें इस दुनिया फानी से हमेशा हमेशा के लिए अक्का कर दूंगा। वो 7 साल का बच्चा बड़े टशन से अपने मौजूद होलिये में घर के सामने खड़ा खुद से डबल डबल उम्र के शख्स की धमकी दे रहा था, जिस पर वो शख्स हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो इस छोटे से बच्चे को, हाँ हाँ हाँ, मुझे सलीम किलो को डरा रहा है, जैसे मैं इससे डर जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, सलीम किलो को डरा रहा है जैसे मैं इससे डर जाऊंगा। हाँ 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 बेटा, तुम्हारा जब इधर आता पता भी ना था, तब से मैं ये कबाड़िए का काम कर रहा हूँ, और तुम दोनों बारिश के होकर सलीम कुल्लू कबाड़िए वाले की आंखें दिखा रहे हो। वो शख्स मजाक में सामने खड़े बच्चे को अच्छा खासा गुस्सा दिला चुका था। इसने घर के अंदर गेट की जानिब इशारा करके कुछ मांगा, जिस पर 5 साल के अरीज ने हाकी इसकी जानिब उछाला, जिससे तबरेज ने एक हाथ से खींच कर लिया। अपनी उंगलियों में मौजूद महसूस किस्म की शेर के सांचे वाली अंगूठियों को एक स्टाइल से ठीक करता हुआ गले में पहनी चप्पल की लॉकेट वाली चेन को उंगली से हिलाता हुआ इस शख्स के गिर्द हाकी के लिए घूमने लगा। सब लोग अपने घरों के बाहर खड़े तबरेज के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, और कुछ लोग तो घरों की छतों पर चढ़कर नीचे की जानिब झांक रहे थे। सबको भी सब्री से इंतजार था कि कब वो पंगेबाज लड़का फिर से लड़ाई झगड़ा करके रोड ब्लॉक करेगा। घर की छतों पर चढ़कर नीचे की जानिब झांकते रहे थे। सबको भी सब्री से इंतजार था कि कब वो पंगेबाज लड़का फिर से कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, रोड ब्लॉक करेगा। यानी तुम्हें मैं 2 बालिश का लगता हूँ। हाँ, ये तो बड़ा संजीदा मसला है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप सब? हल निकालो, इसका क्या किया जाए अब? तबरेज हाथ में हाकी लेकर तमाम लोगों से ऊंची आवाज में मुखातिब हुआ, जिस पर सबने बारोबार के नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर क्या होना था? तबरेज ने एक जोरदार हॉकी इस आदमी के तलवों पर मारी, जिससे वो कराते हुए जमीन पर जा गिरा। अब बस सब लोग किल हिम के नारे लगा रहे थे, और ये शोर सुनकर दुरेज और आइजल भागते हुए बाहर आए। तबरेज, क्या कर रहे हो? छोड़ो, इसे, मर जाएगा। ये क्या तरीका है बेटा? आइजल ने बामुश्किल इस जुनूनी लड़के के हाथ से हॉकी छीन कर इसे बाजू से जकड़ा, जबकि दुरेज ने एक नज़र जमीन पर गिरे इस आदमी को काटदार निगाहों से घूरा, फिर बड़े मुतफरखान अंदाज में अपने बेटे को देखा, जो अब तक एक शख्स को घूर रहा था। और ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने? और एक छोटा बच्चा है, बच्चा, इसे रोकने के आप लोग इसके साथ दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तुम कुल्लू को बाड़िए वाले, चलो शाबाश, अभी उठो यहाँ से और चलते बनो, वरना लगेगा एक और मुंह पर सारे दांत टूट जाएंगे। आइजल सब पर भड़क उठी, जबकि कुल्लू को बाड़िए वाला जल्दी से उठकर अपना ठेला
भगाता हुआ वहाँ से 9-2-11 हो गया। और सब के सब इसकी इस हरकत पर हंसने लगे। डैड, गलती इसकी थी, वो नसीन आंटी से बहस कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। तब ऐसे दुरेश को अपनी जानिब तवज्जो करके देखा कर नजरें झुकाने सफाई दी, जिस पर दुरेश आगे बढ़कर एड़ी के बल बैठा। आपने बिल्कुल ठीक किया माय लिटिल डॉग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। दुरेश ने इसकी जेल से सेट हुए बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए कहा, जिस पर वो एक तरफा मुस्कुराया। मगर ये मंजर देखकर आइजल जल भुन गई। बंद करो ये ड्रामेबाजियाँ, और चलो बंद करो ये ड्रामेबाजी। और चलो अंदर तुम लोगों को तो मैं बताती हूँ, ज़रा अंदर मिलो। और तुम क्या खड़े दांत दिखा रहे हो, तुम भी कुछ काम नहीं, चलो अंदर। आइजल दांत पीसते हुए दुरेश और तबरेज़ को गोरा जबकि आखिरी वाले जुमले पर इसने गेट के अंदर छुपे आरेज का हाथ पकड़कर खींचते हुए और अंदर की जानिब बढ़ गई। हम सबका हीरो कौन? तबरेज़ डाउन। सब लोगों ने नारा लगाया, जिस पर तबरेज़ ने एक अंदाज से अपने हाथ को चूमकर सबको बाय बाय किया और अपने डैड के साथ अंदर चला गया। बताओ क्या सजा दूँ मैं तुम दोनों को, बल्कि तुम तीनों को। अब्बा जो मिला हुआ है हर गलत काम में अपने इन शैतानियों को सपोर्ट करता है, इनकी शैतानी को सपोर्ट करता है, तभी तो इतना बड़े बिगड़ रहे हैं ये लोग गुंडे कहीं के। आइजल ने कहने के साथ ही तबरेज़ की उंगलियों से अंगूठियों और गले से लॉकेट खींचा, जिस पर वो मासूम सी शक्ल बनाए अपने डैड को देखने लगा, जो इसे आंखों से खामोश रहने का इशारा कर रहा था। खबरदार, जो आइंदा के बाद ये गुंडे वाला खुलिया बनाया तो बाप की आदत तो ठीक कर नहीं पाई मैं। अब बेटे को भी इस होलिये में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आइजल के कहने पर तबरेज़ ने सर झुका लिया। उफ डार्लिंग, जाने दो, बच्चा है, हो जाएगा ठीक बड़े होकर। तो इसने हमेशा की तरह इसकी हमायत की, जिस पर आइजल ने इसे गोरी से नवाजा। तुम तो इतने बड़े गोरे होकर ठीक हुए नहीं, ये क्या ठीक होगा? बिल्कुल तुम पे क्या है, ये पूरे का पूरा दुरेज है। तबरेज़ तो है ही नहीं, मगर खबरदार, जो आइंदा अरेज को अपनी तरह बनाने का सोचा तो। उंगली से वार्न करती हुई आंखें डराने लगी। मोम मैं आप पर गया हूँ ना, मैं नहीं जाऊँगा डैड और बरोबर प्रॉमिस। आरिस ने अपनी नाराज सी क्यूट सी मोम का हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से कहा, जिस पर आइजल ने इसके बिखरे हुए बालों को हाथों से ठीक करते हुए इसके बोले बोले गालों को खींचा। अच्छा ना बस डार्लिंग, खैर आज शाम हमें डैड के पर्सनल हाउस जाना था, याद है ना? आज तबरेज़ की बर्थडे है। दुरेश की याद दिलाने पर तबरेज़ और आरेज के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी। पर्सनल हाउस जाना था, याद है ना? आज तबरेज़ की बर्थडे है। दुरेश की याद दिलाने पर तबरेज़ और आरेज के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी। तबरेज़ बना बनाया दुरेश था और फिर इसके मज़ेज़ किस्म के शौक और हरकतें सब दुरेश की जैसी थी। वो हर एक को बड़े आराम से अपने मुअज़्ज़ज़ अंदाज में डील करता था, और फिर इसकी आंखें भी दुरेश की आंखों की तरह गहरी काली चमकदार थी, जबकि इसके बरक्स अरेज थोड़ा डरपोक शर्मीला मगर शरारती थी। वो दुरेश के हर उल्टे करतूत में इसका पूरा साथ दिया करता था, मगर इसकी आंखें आइजल की तरह सब्ज खताई रंगत की थी। तभी इसने तो बाल भी बढ़ाने चाहे थे, मगर आइजल ने इसके बढ़ते बालों को पकड़कर काट दिया था। वाह, यानी आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। याहू! वो दोनों बच्चे यक आवाज़ में होकर पूरे घर में दौड़ने लगे, जिस पर दुरेश मुस्कुराता हुआ आइजल को बाहों से थामकर सीने से लगा गया। पर तरफ चल
पहल हर तरफ चहल पहल समा था। वजाहत साहब के पर्सनल हाउस को बड़े पैमाने पर सजाया जा रहा था। सब मुलाजिम कामों में मसरूफ़ थे, जबकि वजाहत साहब कादम साहब के साथ मिलकर अपने बिजनेस के कामों में मसरूफ़ थे। इन चंद सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। आतिश इंडस्ट्री छोड़कर अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर चुका था, मगर अब तक अवार्ड शो में सबसे फ्रंट सीट पर इनवाइटेड होता था। अब तक इसे अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पर अवार्ड्स मिला करते थे, जिन्हें कभी वो खुद रिसीव करता था या फिर कभी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाने की वजह से अपने मैनेजर को भेज दिया करता था। ताबिश बेटा कम हेयर, आतिश की एक आवाज़ देने पर ताबिश दौड़ता हुआ इसके स्टडी रूम में भागा, जहाँ आतिश अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ कुछ काम कर रहा था। जिन्हें ताबिश के आते ही आतिश ने लैपटॉप से नज़रें हटाई। ताबिश बेटा, मैंने कल एक फ़ाइल सेव की थी आपसे, वो मुझे मिल नहीं रही। करवाई थी आपसे, मुझे वो मिल नहीं रही और मुझे अभी ईमेल करनी है। प्लीज़ ढूंढ कर दे दो ताकि मैं रात तक इन सब कामों से फारिग हो जाऊँ। आतिश ने लैपटॉप इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। श्योर डैड, आप टेंशन फ्री हो जाए, मैं कर दूंगा ये काम। बट डैड, आप प्लीज़ रूम में जाके इन दोनों को संभालें। इन्होंने मोम का सर खाया हुआ है और शाम के फंक्शन के लिए भी आप ही के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हैं। ताबिश के बताने पर आतिश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी, जबकि ताबिश लैपटॉप के लिए अपने काउच पर जा बैठा था। लैपटॉप लेके अपने काउच पर जा बैठा था। अच्छा, तो ये बात है। खैर चलो, आप ये काम करो तो मैं ज़रा इन दोनों शहज़ादियों को देख लूँ, कहीं आप बिगड़ने लगे। जबकि ताबिश लैपटॉप लिए अपने काउच पर जा बैठा। अच्छा, तो ये बात है। खैर चलो, आप ये काम कर दो, मैं ज़रा इन दोनों शहज़ादियों को देख लूँ, कहीं आप कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। आतिश के कहने पर ताबिश मुस्कुराने लगा, जिस पर आतिश अपना कोट और मोबाइल लिए बाहर चला गया। आतिश और तबीर की शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने इन्हें नेमत से नवाजा था, जिसका नाम इन्होंने दोनों के नाम को मिलाकर ताबिश रखा था, जो अब 8 साल का हो चुका था, मगर काफ़ी ज़्यादा ज़हीन, समझदार और सुलझा हुआ बच्चा था। फिर कुछ ही वक्त बाद अल्लाह पाक ने इन्हीं रहमत से नवाजा, जिसका नाम इन्होंने तबरिश रखा था, जो तबीर की मासूम सी प्यारी सी थी और इसका लहजा बिल्कुल तबीर की तरह मीठा था। वह आसानी सबके दिलों को भा जाती थी और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन बात यह थी कि वो बहुत कम उम्र से ही नमाज़ पढ़ा करती थी। तबरिश और ताबिश की आंखों का रंग तबीर के जैसा था, हल्का ब्राउन था, जिसकी आज सालगिरह का दिन था और आज 7 साल हो चुके थे। अक्सर सब लोग मजाक में तबरीज़ और तबरिश को हम उम्र होने पर नोट किया तबरीज़ और तबरिश को हम उम्र होने पर ट्विंस कहा करते थे, जबकि वो सिर्फ कज़न थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। डैड, मैं आपसे नाराज़ हूँ। डैड, डोंट टेल मी डैड। क्या आवाज़ भी बिजी हो। जैसे ही बच्चों के रूम में आया, अगब पर रखे कौ से छलांग लगाकर वो जैसे ही इसके पीठ पर लटक कर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी। आतिश ने जल्दी से अपने कानों पर हाथ रखा। उफ, लिटिल डॉल प्लीज़ डैड को तंग ना करो। डैड बिजी थे ना मेरी जान, आप फ्री हो गए हैं, चलो उतरो नीचे, शाबाश। आतिश ने इसे बहला फुसला कर मनाना चाहा, जिस पर अर्शा नूर ने छलांग लगाकर बेड पर कूद मारी। आतिश ने सुख का सांस लिया। अब आप फ्री हो गए हैं ना, तो मुझे और दी को शॉपिंग पर लेकर चले। शाबाश, जल्दी से। अर्शा नूर की गर्म हुक्म पर आतिश ने सर झुकाकर हामी भरी तो वो मगरूना ना अंदाज में मुस्कुराने लगी। वो अर्श नूर थी, अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, मगर आतिश की तरह नीली आंखों वाली नकचड़ी पंगेबाज नखरीली शहजादी। वो पूरे की पूरी बनी
बनाई आतिश थी बनी बनाई आतिश थी, जो अभी भी हाल ही में 4 साल की हुई थी। ना सिर्फ आतिश की तरह लगनगोश की मालिक थी, बल्कि इसकी अकड़, इसका गुस्सा और जुनूनियत तो पूछो ही मत। अगर वो कुछ नाराज़ हो जाती थी तो तबीर इसे मनाते मनाते थक जाती थी, मगर अर्श नूर सिर्फ आतिश की सुनती और मानती थी। वो सबकी लाडली थी और इसकी ही वजह से सबके दिलों पर रवाज करती थी। आतिश इसके हर नखरे उठाया करता था। तभी वो अच्छी खासी ज़िद्दी भी हो चुकी थी। अच्छा इधर आओ, ज़रा मुझे ये बताओ क्या क्या लेना है आपने। आतिश ने इसकी गोल गप्पे जैसे गालों को चूमकर इसे गोद में बिठाते हुए इसकी ख्वाहिशात जानना चाही, जिस पर अर्शा नूर की पुरकश चमकदार नीली आंखें मज़ीद चमक उठी। डैड, मुझे चाहिए एक फेरी और पिंक कलर की और फेरी फ्रॉक पिंक कलर की और प्यारी सी सैंडल और मेरी ज्वेलरी भी, और हाँ क्राउन भी, बट नील पॉलिश ना भूलिएगा, वो भी लूँगी मैं। बट नेल पॉलिश ना भूलिएगा, वो भी लूँगी मैं। अर्शी नूर बड़ी आराम से अपने कंगन की किंग की गोद में बैठी किसी प्रिंसेस की तरह अपनी फरमाइशें बता रही थी, जिस बार आतिश के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होने लगी। नेल पॉलिश भी डन, वो तो सब ठीक है, बट ये क्राउन क्यों? आतिश ने मुतअज्जब होकर सवाल किया, जिस पर वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से अपने डैड को देखने लगी। डैड, यू डोंट नो, प्रिंसेस हमेशा क्राउन पहन कर रखती हैं, अर्शी नूर ने इंतहाई तफसीली अंदाज में कहा, जिस पर आतिश ने होंठों की गोल शेप बनाई। ओह जी हाँ डैड, अर्शी नूर ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ डैड, अर्शी नूर ने इस बात में सर हिलाया। चलो डन, मैं तबरीश के साथ साथ आपका भी क्राउन लेंगे बस। आतिश ने इसकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए क्राउन लेंगे बस। आतिश ने इसकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए हामी भरी, जिस पर वो मुस्कुरा उठी और आतिश इसके गालों पर बोसा देने लगी। ये मेरे डैड मेरे किंग हैं, दुनिया के सबसे अच्छे डैड। मेरे डैड दुनिया के किंग हैं और दुनिया में सबसे अच्छे डैड हैं। अर्शी नूर की बात पर आतिश ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। तभी तबीर वहाँ आई। अर्शी नूर बेटा, डैड को तंग ना करो, मैं चल रही हूँ ना साथ, हम शॉपिंग कर लेते हैं जाकर। अच्छा नूर बेटा, डैड को तंग ना करो, मैं चल रही हूँ ना साथ, हम शॉपिंग कर लेते हैं जाकर। तभी जैसे ही कमरे में आई, अर्शिया नूर ने आईब्रो झुकाई से देखा। सॉरी मॉम, ना आपके साथ और ना ही मैं हरीम आपो के साथ, मुझे शॉपिंग पर जाना है सिर्फ अपने डैड के साथ। वो अपना हुक्म सुनाते हुए अपने डैड के गले लग गई, जिस पर तबीर ने आतिश को घूरा, जो इसे आंख मारते हुए मुस्कुरा रहा था। अच्छा बेटा अर्शा नूर, हमारी बर्थडे गर्ल तबिश कहाँ है? जाओ इससे कहो रेडी हो जाए, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आतिश की बात पर वो जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाए इसकी गोद से उछलकर बाहर की जानिब भागी। तब आतिश उठकर तबीर की तरफ आया। क्या अब तक नाराज़ हो मेरी जान? आतिश ने इसे बाजुओं से थाम कर करीब किया, जिस पर तबीर ने हल्की सी नज़रें झुका दी। जब भी आतिश उठकर तबीर की तरफ आया, क्या अब तक नाराज़ हो मेरी जान? आतिश ने इसे बाजुओं से थाम कर करीब किया, जिस पर तबीर ने हल्की से नज़रें झुका दी। आपको मेरी नाराज़गी की परवाह ही कब है? आपको तो बस अपने कामों की परवाह है। तबीर के दिल की बात आखिर ज़ुबान पर आ ही गई थी। कितनी अच्छी लग रही थी वैसे नाराज़ होते हुए, हमेशा की तरह मासूम, जिस पर आतिश को अब बेइंतहा प्यार आने लगा। इसने मुस्कुराते हुए तबीर के चेहरे का रुख अपनी जानिब करके इसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कैंसिल कर दिया फिर? आतिश ने चाहत से चूर लहजे में कहते हुए इसे मुस्कुराती नज़रों से देखा, जबकि वो तो हैरान कुन अंदाज में इसके कहे गए अल्फाजों पर इसे देख रही थी। क्या मतलब कैंसिल कर दिया आपने? आतिश, आप आके नहीं जा रहे? तभी की तो खुशी की कोई इंतहा ही ना रही।
आतिश हाँ में सर हिलाते हुए इसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। तबीर मुस्कुराते हुए इसके सीने से लग गई। सीने से आने लगी तबीर की तो खुशी की कोई इंतहा ही न रही। आतिश ने हाँ में सर हिलाते हुए इसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। तबीर मुस्कुराते हुए इसके सीने से आ लगी। मिलाबाजी कर कैसे अपनी सेन्योरिटा को नाराज़ करके जा सकता है। बच्चों के एग्जाम्स हो जाए फिर हम सब कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री चलेंगे। ऐसे मैं वहाँ अपनी एक दो मीटिंग्स भी अटेंड कर लूँगा और बच्चे हमारी पसंदीदा जगह पर घूम लेंगे। ऐसे में वहाँ अपनी एक दो मीटिंग भी अटेंड कर लूँगा और बच्चे हमारी पसंदीदा जगह पर घूम लेंगे। सब कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री चलेंगे। कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री चले गए। ऐसे में वहाँ अपनी एक दो मीटिंग्स भी अटेंड कर लूँगा और बच्चे हमारी पसंदीदा जगह पर घूम फिर भी लेंगे। ये ख्याल कैसा है? आतिश ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करके जैसे इसकी रजामंदी मांगी थी, जिस पर तबीर ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा। जैसा आप कहे आतिश, वो गहरी सांस लेते हुए इसके सीने पर सर टिका गई थी। वक़्त के साथ साथ इनके दरमियान प्यार भी बेइंतहा बढ़ गया था। यही वजह थी कि वो लोग जाकर भी एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं जा सकते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मी डैड लुकिंग से और रोमांटिक अर्शे नूर की आवाज़ पर जैसे ही तबीयत दूर होने लगी, आतिश ने इसके गिर्द गिर्द मजबूत करके इसके इरादे को नाकाम बना दिया। कमरे के दरवाजे पर खड़ी वो तीनों बच्चे अपने वालिदैन के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर दिल से खुशी महसूस कर रहे थे। अर्शिया नूर दौड़ती हुई अंदर को आई और आतिश की गोद में आने के लिए अपनी जगह बनाने लगी, जबकि तबरीश तबीर के पास आ खड़ी हुई और ताबिश दूर से खड़ा इन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। अर्शिया नूर, कितनी बार कहा है डोर नॉक करके आया करो, डोर नॉक करके आया करो। ताबिश दूर से खड़ा इन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। अर्शिया नूर, कितनी बार कहा है डोर नॉक करके आया करो। तभी ने मुझसे गुस्सा करते हुए कहा, जिस पर अर्शिया नूर ने नाक चढ़ाई। नो नो मोम, आपने कहा था सिर्फ हमारे रूम का डोर नॉक करके आया करो, और ये रूम तो हमारा है, आपका और डैड का थोड़ी है ना डैडी। अर्शी ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर तभी आतिश से थोड़े फासले पर हुई और मौके की गनीमत जानकर अर्शी नूर आके आतिश के गले लग गई। जी हाँ डैड के प्रिंसेस। आतिश ने इसके रुखसारों को कई बार चूमते हुए कहा, जिस पर वो ब्लश कर गई। डैड, मैं भी तो हूँ। तबरीश, जो कब से ये सब मंजर देख रही थी, अब उससे में से कहने लगी, जिस पर आतिश मुस्कुराने लगा। उफ, ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, आप तो डैड की सबसे अच्छी बेटी हो, बिल्कुल मम्मा की तरह। प्रिटी सेनोरिटा। आतिश ने अर्शी नूर को गोद से उतार कर तबरीश को बाहों में भरकर इसके माथे पर लब रखे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपने डैड के गालों पर बोसा देने लगी। ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, आप तो डैड की सबसे अच्छी बेटी हो, बिल्कुल मम्मा की तरह। प्रिटी सेनोरिटा। आतिश ने अर्शी नूर को गोद से उतार कर तबरीश को बाहों में भरकर इसके माथे पर लब रखे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपने डैड के गालों पर बोसा देने लगी। डैड मैं क्या सोतीला हूँ। ताबिश, जो बहुत सादगी पसंद था, जो अपनी ख्वाहिशात का इजहार तबीर के अलावा और किसी से नहीं करता था, आज पहली बार संजीदगी से कहता हुआ सबको हंसने पर मजबूर कर गया। आतिश ने तबीश को गोद से उतार कर ताबिश की जानिब कदम बढ़ाए। अरे नहीं बड़ी, तुम तो मेरे प्रिंस हो। आतिश की बाहें फैलाने पर वो शिद्दत से अपने डैड के गले लग गया, जिस पर तभी मुस्कुराने लगी और तभी वो दोनों शहजादियाँ भी आतिश के पैरों से लिपट गईं। अरे नहीं बड़ी, तुम तो मेरी प्रिंस हो। आतिश की बाहें फैलाने पर वो शिद्दत से अपने डैड के गले लगे, जिस पर तभी मुस्कुराने लगी और तभी वो दोनों शहजादियाँ भी आतिश के पैरों से लिपट गई। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? हम हीरो, कम हियर। सेनोरिटा। आतिश ने इसे पीछे खड़े देख कर कहा, जिस पर वो इसके करीब आई।
तभी आतिश ने अपने पूरे होश और हवास में अपने बच्चों के सामने बड़ी बेशर्मी से इसके नरम रुखसारों पर अपने लब रखती जिसे वो देखती रह गई। डैड, अगर आपको रोमांस हो चुका हो तो अब हम चलें। शरीर से बेशर्मी से इसके नरम रुखसारों पर अपने लब रखे दिए जिसे वो देखती रह गई। डैड, अगर आपको रोमांस हो चुका हो तो चले अब हम चले। अर्शनूर ने अपने डैड की हरकत पर माथे पर हाथ मारते हुए कहा, जिस पर सब हंस पड़े। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस तबरिश, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी तालियों में तबरिश का केक काटा गया। तबरिश ने केक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय डियर प्रिंसेस तबरिश, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी तालियों पर तबरिश का केक काटा गया। तबरिश ने केक का पीस उठाकर पहले अपनी जान से प्यारे डैड की जानिब बढ़ाया, फिर अपनी मोम और फिर अपने बड़े भाई ताबिश की जानिब। जबकि अर्शनूर को तो केक खिलाने की ज़रूरत महसूस ही न हुई क्योंकि वो बड़े आराम से खुद ही खाने में मसरूफ़ थी। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी सारम की बर्थडे में सबको इनवाइट करें। शवेज़ की बात पर हरीम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। शवेज़ और हरीम के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी जो अब माशाल्लाह से 5 साल का हो चुका था। देखा जाए तो इन सब के बच्चे एक दूसरे के लिए कम उम्र ही लगते थे। ताबिश सबसे बड़ा था, फिर तबरिश और तबरेज़ और फिर अरेज, सारम और अर्शनूर। तभी तबरिश की तबरेज़ से गहरी दोस्ती थी और इसी तरह अरेज, सारम और अर्शनूर की आपस में काफ़ी बनती थी। मगर ताबिश का हम उम्र कोई न था तो वो ज़्यादातर खामोश रहा करता था। वो ज़्यादा वक़्त अपनी स्टडी और अपने डैड के बिजनेस के छोटे मोटे कामों को समझने में मसरूफ़ रहता था। अक्सर आतिश को बाहर जाना पड़ता था तो अपने दादा जान और अपने चचा जान के साथ बिजनेस के मामलात को समझने और सीखने की कोशिश किया करता था। उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह सेनोरिटा और बाजीगर, तुम दोनों तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कसम से आज भी वही न्यू कपल लग रहे हो। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह सेनोरिटा और बाजीगर, तुम दोनों तो बिल्कुल भी नहीं बदले। कसम से आज भी वही न्यू कपल लग रहे हो। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन। वाइमा की तारीफ करके दुआ देने पर आतिश और तभी दोनों ने हम आवाज़ होकर आमीन कहा। वैसे मैं सोच रहा था ब्लैक ब्यूटी, तुम भी अपना कुछ इंतज़ाम कर ही लो। आका में खड़े शवेज़ ने रॉयमा को छेड़ते हुए कहा, जिस पर वो इसे घूरने लगी। जस्ट शट अप चूजे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रॉयमा ने आंख दिखाई। ओ हेलो, मैं कोई चूज़ा नहीं हूँ, समझी ना? और ये मेरे कहने का ये मतलब कब तक हमारे सिरों पर बैठी रहोगी? भाई, अपना भुरिया बिस्तर गोल करो और शादी वादी करके निकलो इस मुल्क से। वैसे भी हमारे मुल्क में बंदरियाँ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। तुम इंडिया चले जाना, वहाँ तुम्हारी बरादरी के लोग मिलेंगे। और ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कब तक हमारे तो सिरों पर बैठी रहोगी? अपना बुढ़िया बिस्तर गोल करो और शादी वादी करके निकलो इस मुल्क से। वैसे भी हमारे मुल्क में बंदरियाँ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। तुम इंडिया चली जाना, वहाँ तुम्हारी बरादरी के लोग मिलेंगे। शवेज़ के कहने की देर थी। रॉयमा होम मनी इसके मुंह से निकले अल्फाज पर इसे देख रही थी, जबकि बाकी सबकी दबी दबी हंसी निकल रही थी। मैं क्यों जाने लगी? यहाँ से जाओगे तो तुम अब, रॉयमा ने इसे उंगली दिखाते हुए कहा, जिस पर शवेज़ इसे घूरने लगा। क्या मतलब? मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने कहाँ जाना है? शवेज़ ने हैरत से कहा। उफ डैड, आप ना गधे के गधे रहेंगे। शवेज़ ने हैरत से कहा। उफ डैड, आप ना गधे के गधे रहेंगे, गधा नहीं चूज़ा। सारंग के कहने की देर थी कि सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जबकि रही सही कसर रॉयमा ने पूरी कर दी। अब शवेज़ बेयकीनी की कैफियत में सबको हंसता देखकर अपने बेटे को घूर रहा था, जब सही मानों में पछता रहा था। आपको मोम ने कहा था ना, हम कुछ टाइम के लिए आउट और पड़ जाएंगे। बस वही की बात कर रही थी रॉयमा। आपको
सौरभ ने मुश्किल से बात को संभालते हुए कहा, जिस पर रोहिमा ने इसके गालों को खींचा। बिल्कुल वहाँ पर गया है। सौरभ ने मुश्किल बात को संभालते हुए कहा, जिस पर रोहिमा ने इसके गालों को खींचा। बिल्कुल वहाँ पर गया है, शवेज ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी सब एक बार फिर से जोर से हंसने लगे। खैर, शवेज वाकई ठीक कह रहा है बादल, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए यार। 10 साल हो चुके हैं हम सबकी शादियों को, और तू तब से अब तक तो ऐसे ही बैठा हुआ है। सीख कुछ इर्तिजा से। हमारी शादियों को 1 साल भी हुआ ना था, उसने हनी से शादी कर ली थी और अब दूसरे कंट्री में सेटल भी हो गया। मगर तू वही का वही, कभी आईने में शक्ल देखी है? बूढ़ा लगता है। हमारी शादी को 1 साल भी ना हुआ था और इसने हनी से शादी कर ली थी और अब दूसरी कंट्री में सेटल भी हो गया। मगर तू वही का वही है, कभी आईने में शक्ल देखी है? बूढ़ा लगता है तू, तुझे तो तेरे बच्चे डैड की बजाय दादा कहेंगे। दुरेश ने हर बार की तरह इस बार भी बादल की टांग खींचते हुए कहा। एक तरह मुस्कुराहट उछाली। हम हाँ, खुद तो जैसे बड़े जवान लग रहे हो, ठरकी बुड्ढे कहीं के। आइदल ने मुंह बनाते हुए दुरेश की जवानी का मजाक उड़ाया, जिस पर बादल ऊंचा ऊंचा हंसने लगा। दुरेश ने बादल को घूरा। शट अप आइदल, सब देख रही है। दुरेश ने आइदल को आंख दिखाई। सही तो कह रही हूँ, मेरी बहू 2 नंबर आदमी। दुरेश ने आइदल को आंख दिखाई। सही तो कह रही हूँ, मेरी बहू 2 नंबर आदमी। मुजाहिद साहब ने हमेशा की तरह अपनी बहू का साथ दिया, जिस पर आइजल इतराते हुए फतहाना मुस्कुराहट उछालने लगी, जबकि दुरेश के लिए अब बेहतर था कि वो खामोश रहे। मुजाहिद साहब ने हमेशा की तरह अपनी बहू का साथ दिया, जिस पर आइजल इतराते हुए फतहाना मुस्कुराहट उछालने लगी, जबकि दुरेश के लिए अब बेहतर था कि वो खामोश रहे। उफ मोम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? डैड मैनेज कर लेंगे, अब तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और आपके लिए तबीर जैसे ही उठकर किचन में जाने लगी, तबरीश और अर्शिन और इसका हाथ पकड़कर रोका, जिस पर वो चेहरे पर परेशानी के तासुरात लिए नहीं देखने लगी। उफ तबीर भाभी, बच्चियाँ सही तो कह रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब देखिए ना। अर्शिन और इसका हाथ पकड़कर रोका, जिस पर वो चेहरे पर परेशानी के तासुरात लिए नहीं देखने लगी। उफ तबीर भाभी, बच्चियाँ सही तो कह रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब देखें ना, आप भी तो आतिश भाई के लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो अब इनका भी कुछ हक बनता है ना कि आपके लिए कुछ करें। अपने प्यार को प्रूव करने के लिए। आइजन ने कहने के साथ ही हरीम को आंख मारी, जो मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही है आइजन, आप ना भाई को ज़रा रोब में रखें। आइजल, अपना भाई को ज़रा रोब में रखें, ऐसा ना हो कि वो कहीं और दिल दे बैठे। भाई, ये तो आप भी जानती हैं ना, वो अब तक कितने ज़्यादा यंग लगते हैं। आज भी इनकी फैंस मरती हैं इन पर। बच्ची बच्ची कसर हरीम ने पूरी कर दी थी, जबकि अब वो बेचारी मासूम से तभी इन दोनों के चेहरे पर उदासी लिए देख रही थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आतिश मेरे बजाय किसी को देखते भी नहीं है। दिल देना तो बहुत दूर की बात है, और आइजल इन्हें अपना प्यार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। मैं इन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मेरे आतिश बहुत अच्छे हैं। तभी इन दोनों की बात पर काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गई थी, जबकि आतिश जो इनकी बातें सुनकर किचन से बाहर आकर इन दोनों की तबीयत साफ करने के इरादे रखता था। आतिश उनकी बातें सुनकर किचन से बाहर आकर इन दोनों की तबीयत साफ करने के इरादे रखता था। तबीर की बात सुनकर वहीं खड़ा मुस्कुराने लगा, मगर इसका उदास चेहरा बाहू भी देख सकता था। बड़े भैया, ये क्या किया? तुम्हारा कौरमा झड़ रहा है, जल्दी आओ इधर। दुरेश की आवाज़ पर वो हड़बड़ाता हुआ चूल्हे के पास आया। देखा, जिला दिया ना भाभी को देखने के चक्कर में, दुरेश ने अपने मैसेज अंदाज में कहा, जिस पर आतिश ने से घूरा। चुपचाप अपने कीमे पर ध्यान दो, जो अब तक नहीं खला। आतिश के मसनूई गुस्से से कहने पर दुरेश ने मुंह पसूरा था। दूसरा साथ खड़ा शावेज, जो इस वक्त स्वीट डिश बनाने में मसरूफ था, मुस्कुराने लगा।
आतिश के मसनूई गुस्से से कहने पर दुरेज ने मुंह पर सूरा था साथ खड़ा शबीज, जो इस वक्त स्वीट डिश बनाने में मसरूफ था, मुस्कुराने लगा। आज संडे था, जिस पर जुजाहत साहब और काजम साहब ने तीनों लड़कों को किचन में जाने से मना किया था। जब यानी आज का सारा दिन इन्हें आराम करना था। तीनों लड़कियों को किचन में जाने से मना किया था, यानी आज का सारा दिन इन्हें आराम करना था और आज रात का खाना इन तीनों के शोहरों को बनाना था। और अभी किचन में यही सब चल रहा था, जबकि तीनों खवातीन टीवी लाउंज में मज़े से बैठी गपशप कर रही थी। मगर तबीर काफ़ी परेशान थी। अरे अभी आप यहाँ क्यों आई? तबीर के आते ही शवेज बोल पड़ा, जिस पर आतिश ने बड़ी उजलत से रूह पलट कर इसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था और वो समझ चुका था कि ये सब यकीनन इन दोनों बिल्लियों की बातों का नतीजा था। वो पूछने आई थी कि कोई काम तो नहीं आप लोगों को? अगर कोई काम है तो बता दें, मैं कर दूंगी। ये सब यकीनन इन दो बिल्लियों की बातों का नतीजा था। वो पूछने आई थी कि कोई काम तो नहीं, मैं आप लोगों का कर दूंगी। अगर कोई काम है तो बता दें, मैं कर दूंगी। तबीयत संजीदगी से कहते हुए आतिश को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी, जो कि आतिश बखूबी महसूस कर चुका था। अरे भाभी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लगता है आपको बड़े भैया से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। और फिर बड़े भैया भी तो हांडी छोड़कर बार बार आपका झांका झांकी कर रहे हैं। हाय, रहा नहीं जाता, क्या करें, तड़प ही ऐसी है। दुरेश ने आवारा एक्टिंग की टांग तोड़कर एक अंदाज से झूमते हुए कहा, जिस पर आतिश ने इसे घूरा, जबकि तभी शर्म से नजरें झुका गई। वो बेचारी तो मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अभी आप अंदर जाएं, हम लोग सब संभाल लेंगे। शवेज ने इसे यूं खड़े खड़े देखकर कहा, जी जी भाभी, ये ठीक कह रहा है, आप जाएं, हम ना देख लेंगे। हमने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। तुरेश शवेज की बात से इत्तेफाक करता हुआ मुस्कुराने लगा, जिस पर तभी ने एक नज़र बावर्ची खाने की हालत को देखकर अस्पात में सर हिलाया, जबकि दिल में वो यही सोच रही थी कि जितना फैलावा इन लोगों ने किया था, वो इस बेचारी को ही मुलाजमत से कहकर साफ करवाना पड़ेगा। दुरेश शवेज की बात से इत्तेफाक करता हुआ मुस्कुराने लगा, जिस पर तभी ने एक नज़र बावर्ची खाने की हालत को देखकर अस्पात में सर हिलाया, जबकि दिल में वो यही सोच रही थी कि जितना फैलावा इन लोगों ने किया था, वो इस बेचारी को ही मुलाजमत से कहकर साफ करवाना पड़ेगा। अभी वो वापसी के लिए मुड़ी ही थी जब अचानक से आतिश की चीख निकली। आतिश, क्या हुआ, दिखाई मुझे। तबीर भागते हुए इसके करीब आई और इसका हाथ पकड़ा। आतिश ने सैलड बनाते वक्त बेध्यानी में छुरी अपनी उंगली पर चला ली थी, जबकि जहाँ से बड़ी तेजी से खून रसने लगा। अरे बड़े भैया, ये क्या कर दिया? कहाँ भी था ध्यान, भाभी से हटाकर कामों पर लगाओ। अब कट गया ना हाथ। शवेज, इस कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर दो मुझे। तुरेश अपनी ही धुन में कहता हुआ एक बार भी फिर आतिश को घूरने पर मजबूर कर गया था, जबकि शवेज ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर तबीर की तरफ बढ़ाया, जिससे थाम कर तबीर ने जल्दी से आतिश के जख्म पर बैंडेज लगाया। दुरेश अपनी ही धुन में कहता हुआ एक बार फिर आतिश को घूरने पर मजबूर कर गया था, जबकि शवेज ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर तबीर की तरफ बढ़ाया, जिससे थाम कर तबीर ने जल्दी से आतिश के जख्म पर बैंडेज लगाया। आप प्लीज़ ये सब काम छोड़ें और रूम में जाकर आराम करें, कि मैं मैनेज कर लूँगी। तबीर आतिश की नज़रों में देखे बिना कहने लगी, जबकि आतिश की नज़र मुसलसल तबीर पर थी। मैं कर लूँगा, डोंट वरी। आतिश ने नरमी से कहते हुए इसके हाथ पर हाथ रखा, जिस पर तबीर ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और किचन से निकल गई। खाना तैयार हो चुका था। आतिश, दुरेश और शवेज एक लाइन में खड़े थे। डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार हो चुका था। आतिश, दुरेश और शवेज एक लाइन में खड़े थे। डाइनिंग टेबल पर तमाम लोग बरजमान थे। सबको वजाहत साहब के फैसले का इंतज़ार था, क्योंकि आज के जज वजाहत साहब और काजम साहब थे, जो कि इन तीनों शोहरों के खानों का टेस्ट करके बताने वाले थे कि कौन ताज का विनर नमक कम है। शवेज के स्पेशल चिकन बिरयानी का नवाला खाने के बाद वजाहत साहब ने भरम दिखाते हुए कहा, मीठा भी कम है।
शमीज़ की बनी स्वीट डिश की को चखकर कासिम साहब ने अपनी राय दी, जिस पर वो मसूरे मिर्ची तेज है। जहाँ साहब ने दुरेज के हाथों से बने हुए कीमे को सामने बनो दिखाते हुए मीठा भी कम है। शमीज़ की बनी स्वीट डिश को चेक करके कासिम साहब ने अपनी राय दी, जिस पर वो मसूरे मीठा मिर्ची भी तेज़ है। वजह साहब ने दुरेज के हाथों से बने बुने कीमे को पराठे से खाकर अपनी राय दी, जिस पर वो इन्हें अप्रोच कर देखने लगा। मीठा ज़्यादा है। दुरेज की स्वीट डिश को चक्कर नमक ज़्यादा है। दुरेज की स्वीट डिश को चक्कर सही कसरत कासिम साहब ने पूरी कर दी। रही कसरत कासिम साहब ने पूरी कर दी, जिस पर वो पूरी तरह से सबको घूरता हुआ बिना किसी इजाज़त के लिए अपनी कुर्सी पर आ बैठा। तो बस अब बारी थी आतिश दुरानी के हाथों से बने चिकन कौरमे की। परफेक्ट, वजह साहब ने पहला नवाला लेते हुए बेहोश दिली से कहा, जिस पर वो सब लोग मुस्कुराने लगे, मगर दुरेज का मुंह मजीद फूल गया था, जबकि आतिश का तो आधे से ज़्यादा ध्यान अपनी खफा बीवी पर था, जो गर्दन झुकाए बैठी थी। आतिश ने स्वीट डिश भी बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी भाई, कासिम साहब ने आतिश के हाथों से बनी स्वीट डिश को चखते हुए कहा, जिस पर आतिश वहम सा मुस्कुराया। हाँ हाँ मिस्टर वजाहत दुरानी साहब, कह दें आपका वर्ड इस बार भी आपके चहीते बेटे बाजीगर को जाता है। वैसे भी मैं तो पैदा होने के बाद से आपकी आंखों में खटक रहा हूँ। जाओ भाई, मुझे नहीं खेलना ये सब। आइजल, मेरे कौरमे वाली डिश पास करो, मुझे भूख लग रही है। दुरेज के चेहरे के अजीबोगरीब साविये बनाते हुए कहा, जिस पर सबकी सी दबी दबी हंसी गूंजने लगी, जबकि सबसे ज़्यादा बच्चे हंस रहे थे। हाँ, तो आज की इस कंपटीशन के विनर आतिश दुरानी। वजह साहब के फाइनल फैसले को सुनकर तबरिश और अर्शी नूर कुर्सी से उठकर अपने डैड से जा लगी, जिस पर आतिश थे एड़ी के बल बैठकर इन दोनों शहजादियों के रुखसारों को बारी बारी चूमा। हमें पता था डैड, विनर आप ही होंगे। लव यू सो मच अर्शनूर ने कहने के साथ ही आतिश को जोरदार जप्पी देकर इसके रुखसारों को चूमा। हाँ तो भाई आतिश दुरानी, क्या गिफ्ट लेना पसंद करेंगे आप? वजह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो वापस अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ। गिफ्ट वगैरह नहीं डैड, बस मेरी नमाज का वक़्त हो रहा है, तो मैं सोच रहा था नमाज पढ़ लूँ। आतिश के कहने पर वहम सा मुस्कुराए। बिल्कुल पढ़ो, लेकिन मौलवी साहब भी तो ये कहते हैं ना कि जब भूख जोरों शोरों से लग रही हो तो पेट भर कर ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ करो, ताकि दौरान नमाज पेट खाली होने पर भूख महसूस न हो, खाने की तलब हो। वजह साहब की बात पर बस बात में सर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठ गया, ताकि दौरान नमाज पेट खाली होने पर भूख महसूस न हो, न खाने की तलब हो। जहाँ साहब की बात पर उस बात में सर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। आसमान पर काले बादलों का राज था। मौसम की त्योरी चढ़े हुए थे। मौसम पर तारे चढ़े हुए थे। यकीनन बारिश होने वाली थी। मौसम की त्योर चढ़ी हुई थी, यकीनन बारिश होने वाली थी। वो आज जब नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी, तब वो कमरे में आया। तभी इस्लाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाने लगी। वो इस बात से बेखबर थी। आतिश इसे देख रहा था। वो हाथ उठाए गिड़गिड़ा कर रोने लगी। आतिश चाय नमाज बिछाकर इसके पीछे कुछ फासले पर बर्जमान हुआ। वो बहुत हैरान था इनकी शादी के इतने सालों में भी। आतिश चाय नमाज बिछाकर इसके पीछे कुछ फासले पर बर्जमान हुआ। बहुत हैरान थी कि इनकी शादी के इतने सालों में भी वो इतना न रोई थी, मगर आज वो किस कदर बिना कुछ कहे मुसलसल हाथों के प्याले में मुँह छुपाए रोने में मसरूफ़ थी। वो समझ चुका था वो क्यों रो रही है। आतिश नमाज शुरू कर चुका था, मगर आंखों से बेसख्त आंसू बहने लगे। वो जैसे ही चाय नमाज से उठकर पलटी, बराबर में कुछ पीछे की जानिब खड़े आतिश पर नजर गई, जो पूरी नमाज आंसू बहाते हुए अदा कर रहा था। तभी ने अपने आंसुओं को साफ करके नमाज जगह पर रखी और कमरे से बाहर निकल गई।
आतिश हर तरह से मसरूफ सिर्फ मेरे है। आतिश हर तरह से सिर्फ मेरी है। वो छत पर आंखें बंद किए खड़ी ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जब पीछे से किसी ने इसके बाजू पर हाथ रखा, ये लम्स वो भला कैसे भूल सकती है। आतिश आखिरी सांस तक सिर्फ अपनी तबीर का है। आतिश आखिरी सांस तक सिर्फ अपनी तबीर का रहेगा। ये वादा मैंने पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूँ। आतिश इसके कान में सरगोशी करते हुए कान के लू को लबों से छूने लगा। तबीर ने गहरी सांस लेते हुए रुख बदला। हाँ, वो इससे 2 कदम दूर होने लगी थी, जबकि आतिश ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने बेहद करीब किया। ये वादा मैंने पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूँ। आतिश इसके कान में सरगोशी करते हुए कान में के लबों को छूने लगा। तबीर की गहरी सांस लेते हुए रुख बदला। हाँ, वो इससे 2 कदम दूर होने लगी थी, जब आतिश ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने बेहद करीब किया। आखिर क्यों ध्यान देती हो तुम इन लोगों की बातों पर, ये जानकर भी कि वो लोग मजाक कर रहे थे। वो सिर्फ तुम्हारा हूँ, भला क्यों खुद को बेवजह की तकलीफ में मुब्तला कर रखती हो। आतिश ने संजीदगी से कहते हुए इसके रुखसारों को हाथों के प्याले में भरा, जिस पर तबीर की आंखें फिर से भीगने लगी। आतिश झुककर इसके बहते इश्कों पर अपने दहकते लबों से जज़ब करके महरे शब्द किए। तुम्हारे आंसू बेमोल नहीं है, इन्हें यूँ बात बात पर ज़ाया न किया करो। आतिश की गर्म झुलसती सांसों को तपश महसूस करते हुए वो मुकम्मल झुप सी गई थी। अपनी दोनों मुट्ठियों से आतिश की शर्ट को दबोचे खड़ी वो बामुश्किल सांस ले रही थी। क्या तुम्हें खुद पर और अपने पैर पर भरोसा नहीं? भला तुम्हारे शहर से निकल कर कहीं और जा सकता हूँ मैं। मेरे तमाम जज्बात तमाम शिद्दतें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तबीर, मेरी इश्क की इकलौती हकदार हो तुम, मेरे वजूद की इकलौती वारिस हो तुम। तुमसे जुदा होकर मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकूँगा, ये तुम भी जानती हो। आतिश ने इसके सब्ज आंखों में देखते हुए जिस शिद्दत से कहा था, इतनी ही शिद्दत से बादलों के गरजते ही बारिश शुरू हो चुकी थी। वो सच ही तो कह रहा था। वो भला इसकी बिना कैसे जी सकता था। वो चाहकर भी इससे दूर न हो जा सकता था। भला कैसे वो खुद को संभालता। आतिश, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन मैं अपने रब से अब भी हर दुआ सिर्फ आपका साथ मांगती हूँ। दुआ में सिर्फ आपका साथ मांगती हूँ। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे रहेंगे। मैं चाहकर भी आप पर कभी शक नहीं कर सकती। दिल व जान से यकीन करती हूँ आप पर। प्लीज़ मुझे या मेरे इश्क का गलत ना समझिएगा। तभी ने कहने के साथ ही इसके सीने पर सर टिकाया। बारिश अपने रोज पर थी। वो दोनों भीग चुके थे। इन्हें साथ भीगना पसंद था। आज एक बार फिर इनका इश्क बढ़ने लगा था। शायद अल्लाह पाक ने इनके तमाम गुनाहों को बख्शकर इन्हें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया था। तभी तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मुतमईन थे। आतिश को तबीर से इश्क होना, इसके लिए रोना तड़पना, तबीर से जुदाई बर्दाश्त करना, यहीं से तो आतिश के ईमान में पुख्तगी आना शुरू हुई थी। वरना वो जिन अंधेरों में गिरा हुआ था, शायद वो काले बादल इसकी ज़िंदगी से कभी न छिटते। बेशक आतिश को अपने रब के करीब आने का मौका तबीर से इश्क के जरिए ही मिला था। तबीर चाहती तो इसे यूं ही छोड़ सकती थी, मगर इसने आतिश को नेक रास्ते पर गामजन होने के दर्स दिए। इसे समझाया शराब हराम क्यों है, इसके यूं बेसुकून रहने की वजह क्या है। अगर वो चाहती तो इसे यूं ही छोड़कर जा सकती थी, मगर इसने आतिश को नेक रास्ते पर गामजन होने के दर्स दिए। इसे समझाया शराब हराम है क्यों, इसके यूं ही बेसुकून रहने की वजह से। क्या अगर वो चाहती तो दोबारा कभी न अपनाती या फिर इसे निकाह का रिश्ता रखती। मगर तबीन ने आतिश को मुकम्मल तौर पर सुधारना चाहा और वो कामयाब भी हो गई। और अब वो दोनों साथ मिलकर अपने बच्चों की तरबियत में इस्लाम की बुनियाद पर रख रहे थे।
तरबियत भी इस्लाम की बुनियाद पर कर रहे थे। ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ पहले से मुकम्मल मिलेगा। कभी 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 कुछ अधूरा मिलने का मकसद ये भी होता है कि आपने पूरा आप करेंगे, इसे पूरा आप करेंगे। ये मौका होता है आपके और इस शख्स के दोनों के लिए ये हदायत का रास्ता होता है, गुनाहों की माफ़ी का रास्ता। आखिर क्यों सब मुकम्मल चाहते हैं, हमेशा कुछ भी मुकम्मल नहीं मिलता। अगर ज़िंदगी आपको कुछ दे रही है तो इसे कबूल करें, इसे अपनाएं, इसे सिखाएं, समझाएं कैसे अल्लाह पाक के करीब होना है, कैसे अपने दागदार माजी को अपने ख्याल और अपने मुस्तकबिल बनाने से रोकना है। और मैं कैसे कहूँ बुरा इस इश्क को, ये इश्क ही तो था जो मुझे रब तक ले आया। और मैं कैसे कहूँ बुरा इस इश्क को, ये इश्क ही तो था मुझे रब के करीब, मुझे रब तक ले आया। वो तबीर के माथे को चूमते हुए इसे अपनी बाहों में कैद कर गया था। रब इनके पाक रिश्ते को देखकर यकीनन मुस्कुरा रहा था। ख़त्म शुदा मुकम्मल नावल निम्न से जुनून राइटर नाम। प्लीज़ हाँ गाइस, आपको मेरा नावल पसंद आया तो मेरे नावल को सब्सक्राइब और आई बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ 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 मेरे नावल को शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और बस सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए नावल के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।